हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 9th में चैप्टर नंबर 6 हीट एंड एनर्जी। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा एंड छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, काफ़ी सिंपल है। ठीक है ना। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको ध्यान से देखना है। तो शुरू करते हैं। हीट एंड एनर्जी। ठीक है। Heat. Heat is a form of energy which causes in us the sensation of hotness or coldness. तो heat क्या है? According to this book, heat कह रहा है कि heat जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, एक टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से हम फील कर पाते हैं किसी चीज़ के हॉटनेस या कोल्डनेस को। मतलब किसी चीज़ में कितनी गर्माहट है या कितनी ठंडक है या ठंडाहट है, जो भी कह सकते हो, क्योंकि कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, ये हम फील कर सकते हैं हीट के थ्रू। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिप आवर फिंगर इन हॉट वाटर वी हैव अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। सिमिलरली इफ वी टच अ ब्लॉक ऑफ आइस द सेंसेशन ऑफ दैट सेंसेशन इज दैट ऑफ कोल्डनेस। मतलब कह रहा है अगर हम किसी गर्म पानी के अंदर अपनी उंगली डालते हैं तो हमको एक गर्म फील होता है, गर्मी सी फील होती है, और इसी को हम बोलते हैं हॉटनेस। और अगर हम एक आइस क्यूब को टच करते हैं, एक बर्फ़ के टुकड़े को टच करते हैं, ब्लॉक ऑफ आइस, तो हमको काफ़ी ठंडा फील होता है और इसे कहते हैं कोल्डनेस। ठीक है ना। इन द फॉर्मर केस द हीट एनर्जी हैज़ मूव इन टू फिंगर वाइल द लेटर केस इट हैज़ मूव आउट ऑफ फिंगर। पहले केस में जब हम गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो हीट मूव करके हमारे अंदर जाता है। जब हमको गर्मी फील हो रही है, एक बात समझना, तुम्हें कभी भी गर्मी फील हो इसका मतलब बाहर से हीट तुम्हारी अंदर जा रही है। ठीक है ना। और तुम्हें कभी भी ठंड फील हो, ठंडा फील हो, समझ में आ रहा है, इसका मतलब हीट तुम्हारे अंदर से निकल के बाहर जा रही है। ठीक है। या किसी चीज़ को छूने पे गर्म फील हो, इसका मतलब उसकी गर्मी आपके अंदर आ रही है। सपोज ये पेन है, ठीक है, सपोज अगर ये एक लोहे का पेन होता और गर्म होता और मैं इसको टच कर रहा हूँ, मुझे ये गर्म फील हो रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा गर्म है तो इसी गर्मी मेरी बॉडी में जा रही है। और अगर ये बहुत ही ठंडा है और मैं इसको टच करने जा रहा हूँ तो इसका मतलब अब मेरी बॉडी से हीट इसके अंदर जा रही है। ठीक है ना। हीट का ये टेंडेंसी है, ये नेचर है कि हमेशा वो ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। ठीक है। हॉटनेस और कोल्डनेस बेसिकली इंडिकेट वेदर अ हीट एनर्जी इज फ्लोइंग इनटू आवर बॉडी और आउट ऑफ इट। मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस एक्चुअली हमें ये बताता है कि किसी बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में हीट या तो जा रही है या तो ली जा रही है, या तो उसमें जा रही है या ली जा रही है। सपोज जो मेरा टेम्परेचर है मेरे हाथ का है, मेरी बॉडी का, और जो पेन का एकदम इक्वल है, फिर मैं पेन को टच करूँगा ना तो मुझे बिल्कुल भी ठंडा या गर्म फील नहीं होगा। ठंडा गर्म कब फील होगा? जब मेरी बॉडी का टेम्परेचर और पेन का टेम्परेचर दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो। समझ में आ रहा है? मतलब अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, मेरा खुद का कम हो, तो मुझे टच करने पे गर्म फील होगा, या अगर मेरा कम हो, मेरा ज़्यादा हो, इसका कम हो, तो टच करने पे मुझे ठंडा फील होगा। समझ में आ गया? तो जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तभी ठंडी या गर्मी का एहसास होता है। The amount of heat energy present in a body is determined by the sum total of kinetic energy and potential energy of its molecule। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी बताता हूँ, पहले ही पूरा पढ़ता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर वी कैन से दैट हीट एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास एक आइस क्यूब है, एक आइस क्यूब है। आइस क्यूब जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है ना। इसके सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के वो बिल्कुल एक दूसरे के पास 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 हैं, खूब पास पास में है। बात समझ में आ रही है? खूब पास पास में है। फिर आप क्या करते हो, आपको ये पता ही होगा कि जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है सॉलिड में वो बहुत ही कम होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। किसमें? सॉलिड में। क्योंकि ये आइस है तो ये भी सॉलिड है, तो इसमें भी ऐसा होगा। फिर हम क्या करते हैं, हम इसे हीट करते हैं, हम इसे हीट करते हैं। जब हम इसे हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे भी मेल्ट हो रहा है। यही आइस अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? जो हमने इसको हीट दिया वो इसके मॉलिक्यूल्स को, हीट जो है
वो इसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी के तौर पे मिल गया। एनर्जी के तौर पे मतलब जो चीज़ हमें तो गर्म लगती है ना, वो मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी होती है, ठीक है ना। क्या होती है? और जब मॉलिक्यूल्स को वो एनर्जी मिल जाती है, सपोज ये मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल गई, जब हीट आया तो हीट क्या हुआ, इसको एनर्जी दिया, तो जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये शांत नहीं बैठेगा, ये मूव करेगा, भागेगा इधर उधर इधर उधर, ठीक है ना। एक भाग रहा, दूसरा भाग रहा, सब भाग रहे हैं। पहले भी ये हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहे थे सॉलिड में, बट ज़्यादा एनर्जी मिलने की वजह से ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर दिए, और मूव करने की वजह से अब ये लगा मेल्ट होने। आई बात समझ में? अच्छा, अगर उस मेल्ट को, उस वाटर को या कोई भी लिक्विड है उसे और भी ज़्यादा गर्म करें तो आप देखेंगे इसके मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि अब ये उड़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो यही रीज़न है कि स्टेट चेंज होता है हीट देने पर, और हीट वापस लेने पर, वापस से जब हीट लेते हैं तो इनका मूव करने का जो रेशियो है वो जिस स्पीड से ये मूव कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और वापस से ये इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है, और ये फिर से गैस से पहले लिक्विड और लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी? इसका मतलब हम देखें तो हीट एनर्जी होती क्या है? हीट एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई बॉडी मूव करती है या रुकती है और फिर मूव करती है, समझिएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं डिटेल में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डिटेल में आप क्लास 10 से पढ़ेंगे। वैसे बता दें, कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और किसी बॉडी में उसके पोजीशन की वजह से, यहाँ बॉडी का मतलब हम कहते हैं मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल मूव करेगा तो मूव करने की वजह से जो एनर्जी आती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जब वो किसी ऐसी कंडीशन में, कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी बॉडी है, जब उसको उसकी पोजीशन की वजह से उसमें कोई एनर्जी आ जाती है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं तो वो हीट उनके मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। सम टोटल मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के टोटल एनर्जी की, जो एनर्जी उनको मिल गई है उसके बराबर हो जाती है। बात समझ में आया? तो कोई ऐसे पूछे कि काइनेटिक मॉडल क्या है, ठीक है ना, काइनेटिक मॉडल किसी मैटर का, तो काइनेटिक मॉडल ये बताता है कि जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं, इसका मतलब हम उसकी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हीट दिया मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी दिया। अगर टोटल एनर्जी का सम निकाल दिया जाए तो हम ये जान सकते हैं कि उसमें कितना हीट है या फिर उसके अंदर कितनी हीट एनर्जी है। बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब आते हैं यूनिट ऑफ हीट पर। द यूनिट ऑफ हीट एंड एनर्जी आर द सेम। समझ में आ गया? क्योंकि हीट भी तरह की एनर्जी है, तो एनर्जी का जो यूनिट है और जो हीट का है वो सेम ही है, जो कि है जूल। समझ में आ गया? और साथ ही साथ इसको जूल हम इसको MKS में कहते हैं या SI में कहते हैं। SI MKS एक ही होता है। तो SI यूनिट क्या है इसका? जूल है। और CGS में इसको कहते हैं अर्ज। कुछ लोग अर्ज कहते हैं, कुछ लोग अर्ग कहते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ज के बराबर होता है, ठीक है ना। अच्छा, हीट को हम लोग कैलोरीज में भी नापते हैं, ध्यान दीजिएगा। हीट को हम लोग कैलोरीज में भी नापते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और कैलोरी का जो बड़ा यूनिट होता है उसे बोलते हैं किलो कैलोरी, ठीक है। अच्छा, 1 कैलोरी होता क्या है? 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास 1 ग्राम वाटर है, समझिएगा। सपोज आपके पास इसके अंदर पानी भरा हुआ है और वो पानी मान लेते हैं कितना है? 1 ग्राम। और अभी इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको 25 से 26 डिग्री सेल्सियस करना हो, ठीक है, तो इस 1 ग्राम वाटर को कितनी हीट एनर्जी आप देंगे, कितनी हीट एनर्जी आप देंगे, उसी हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं 1 कैलोरी। उसी हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। 1 कैलोरी वो हीट एनर्जी का अमाउंट है जो कि रिक्वायर्ड है, जरूरी है, रेज द टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। किसका टेम्परेचर? 1 ग्राम ऑफ वाटर का। कितना? 1 डिग्री। मतलब 1 ग्राम वाटर कितने भी टेम्परेचर पे हो पहले, उससे 1 डिग्री एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए हम जितनी एनर्जी उसको देते हैं वही 1 कैलोरी के बराबर होती है। अच्छा, 1 किलो कैलोरी, इसे KCAL का मतलब होता है 1 किलो कैलोरी में होता है 1000 कैलोरी। समझ में आ गया? और कैलोरी और जूल में रिलेशन क्या है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल।
या सिमिलरली बोल सकते हैं 4.2 जूल, मतलब 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब आते हैं टेम्परेचर पे, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी विच डिटरमाइंस द थर्मल स्टेट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। इन अदर वर्ड टेम्परेचर डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ टेम्परेचर। मतलब अगर कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है तो उसका मेजरमेंट अगर हमें करना हो तो वो हम टेम्परेचर में करते हैं। टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर एक्चुअली हीट को या कह सकते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करता है। हीट को तो हम मेज़र करते हैं जूल से, क्योंकि हीट एनर्जी है, लेकिन हॉटनेस और कोल्डनेस को अगर मेज़र करना हो तो वो हम करते हैं टेम्परेचर से। समझ में आ रहा है? इफ़ अ बॉडी इज एट अ हायर टेम्परेचर देन इट्स सराउंडिंग, इट्स मीन्स द हीट एनर्जी विल फ्लो आउट ऑफ द बॉडी। Similarly, if a body is at a lower temperature than surrounding, it means that heat energy will flow out into the body. कह रहा है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर, ठीक है ना, किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है अपने आसपास के टेम्परेचर से, समझिएगा, किसी बॉडी का टेम्परेचर, सपोज इसका टेम्परेचर ज़्यादा है आसपास के टेम्परेचर से, तो फिर हीट एनर्जी इसमें से फ्लो होकर के बाहर जाएगी। मैंने बताया अभी आपको ना, वही चीज़ लिखा हुआ है। या फिर अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है इससे, तो बाहर से एनर्जी इसके अंदर आएगी। समझ में आ गया? वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर, टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब अभी हम लोग काइनेटिक मॉडल पे देख रहे थे हीट एनर्जी क्या होता है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका टोटल सम कर दिया जाए, टोटल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के जितनी भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है उन सब का सम कर दो, उससे हम कहते हैं हीट एनर्जी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के जितनी भी एनर्जी है उनका एवरेज निकाल लो, ठीक है ना। एवरेज निकालना आपको आता होगा मैथ में, तो वही चीज़ कह रहा है कि उनका एवरेज निकाल लो। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ना मॉलिक्यूल्स की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर और हीट दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। हीट एनर्जी है और टेम्परेचर एक मेजरमेंट है जिससे हम नाप सकते हैं, ठीक है ना। From this, it follows that if the total kinetic energy of a molecules of a substance increases without any change of state, the average kinetic energy will also increase and hence the temperature will rise. कह रहा है कि अगर किसी बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी, जैसे कोई बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आपने हीट दिया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? वो बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी सबकी बढ़ती जाएगी तो इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये भी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। वही चीज़ कह रहा है कि इफ़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेज विदाउट एनी चेंज ऑफ स्टेट। हाँ, एक और चीज़ कि टेम्परेचर तब तक बढ़ेगा जब तक कि इसका स्टेट बदलने ना लगे। मतलब जब तक, सपोज अगर ये सॉलिड है, सपोज ये आइस है, आप इसे गर्म करो, इसका टेम्परेचर जितनी आप गर्मी दोगे उतना ही इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ये अपना स्टेट बदलना शुरू किया, मतलब अब ये आइस से वाटर में, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम इसका टेम्परेचर कुछ देर के लिए रुक जाएगा। एनर्जी तो आप देते रहोगे लेकिन टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में क्लास 10 में पढ़ेंगे, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बस इतना जानिए कि जब भी स्टेट बदलता है, चाहे वो लिक्विड से सॉलिड में हो, सॉलिड से लिक्विड में हो, लिक्विड से गैस में हो, किसी भी फॉर्म में जा रहा हो, तो स्टेट बदलने के दौरान हीट देने पर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। कुछ देर के लिए ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है विदाउट एनी चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है ना।
सिमिलरली विद द डिक्रीज इन द टोटल काइनेटिक, सेम इसका उल्टा कि अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल्स मतलब गिर जाएगा। Thus we can say temperature is directly proportional to the average kinetic energy। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी डाउन होगी तो टेम्परेचर भी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डाउन होगी, कम होगी, टेम्परेचर भी क्या होगा, डाउन होगा। बात समझ में आ रही है? और इस सब में एक कंडीशन चाहिए, कंडीशन वो कि स्टेट ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, और बॉडी का स्टेट नहीं बदलना चाहिए। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर। हीट एनर्जी और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? हीट एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, whereas temperature is the measures which indicate the ability of the body to give up heat to another body or absorb heat from another body। देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी बॉडी के अंदर टोटल कितना पोटेंशियल और कितना काइनेटिक एनर्जी है, उन सबका टोटल सम हीट एनर्जी कहलाता है। समझ में आ गया? जबकि टेम्परेचर ये बताता है कि क्या किसी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है कि वो किसी दूसरी बॉडी को हीट दे पाए या उससे हीट ले ले। मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे मेरे पास दो बॉडीज़ है, एक ये पेन है, एक इसका कैप है, समझ में आ गया? इसमें से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वो दूसरे वाले को हीट ट्रांसफ़र कर देगा, और जिसका कम रहेगा वो उससे हीट ले लेगा। और टेम्परेचर यही बताता है। सिर्फ टेम्परेचर बता दूं मैं आपको, मैं बोल दूं कि ये 30 डिग्री टेम्परेचर पर है, ये 10 डिग्री पे है, तुम डायरेक्टली कहोगे कि सर इनको आपस में रखते ही ऐसे आप देखेंगे कि 30 वाले से 10 वाले की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है। बात समझ में आ गया? ये काम कौन बताता है? ये हमको बताता है टेम्परेचर। सेकेंड, द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी इन टू डिफरेंट बॉडीज विद डिफरेंट मासेज मे बी इक्वल बट दे हैव डिफरेंट टेम्परेचर। दे मे हैव, इसका मतलब समझिए क्या हो रहा है। मैं समझाता हूँ। कह रहा है कि आपके पास दो बॉडीज है। मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक छोटा सा क्यूब है, ठीक है, किसी भी मेटल का, और ये एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू डिफरेंट बॉडीज है कि नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ है टू डिफरेंट बॉडीज। द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी है इसमें भी और इसमें भी, डिफरेंट बॉडी विद डिफरेंट मासेस, दोनों का मास भी अलग अलग है, मे बी इक्वल। जैसे मान लो कि इसके अंदर 500 जूल हीट एनर्जी है और इसके अंदर भी 500 जूल हीट एनर्जी है, दोनों के अंदर 500 जूल 500 हीट एनर्जी है। समझ में आ गया? लेकिन बट दे मे हैव डिफरेंट टेम्परेचर। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के अंदर हीट एनर्जी तो सेम है। हीट एनर्जी कितनी है भाई? इसमें भी 500 जूल है, इसमें भी 500 जूल है, दिख रहा है क्या? दोनों 500 जूल है, लेकिन दोनों में तो दोनों का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि एक जैसा होगा। बात समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास एक सिक्का है, एक कॉइन है, समझना, और तुम्हारे पास एक कढ़ाई है। कढ़ाई जानते हो ना, जानते ही होगे, घर पे रखी होगी, सब्जी वब्जी बनती होगी उसमें। एक सिक्का है, एक कढ़ाई है, इन दोनों को तुम एक कैंडल, मोमबत्ती के नीचे रख दो। मोमबत्ती का साइज सेम रहना चाहिए और मोमबत्ती को 5 मिनट के लिए तुम जलाओ दोनों के नीचे, ठीक है ना। अब देखो सेम साइज की मोमबत्ती है, सेम टाइम पे जल रही है, इसका मतलब दोनों हीट कर रही है। अगर 5 मिनट तक दोनों जलती है तो दोनों लगभग अप्रॉक्स सेम हीट एनर्जी दोनों को जाएगी। मतलब जितनी एनर्जी इसको मिली गर्मी से उतनी ही इसको मिली। बात समझ में आ रहा है? लेकिन तुम देखोगे तो 5 मिनट बाद ये छूने पे बहुत ज़्यादा गर्म फील होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन ये ज़्यादा गर्म फील नहीं होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा। इससे दोनों को हीट एनर्जी बराबर दी गई है, लेकिन सिर्फ हीट एनर्जी से नहीं होता है। टेम्परेचर डिपेंड करता है कि जिस बॉडी को दी जा रही है उस बॉडी का वॉल्यूम कितना है या साइज कितना है, समझ में आ रहा है, या मास कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब हीट एनर्जी हो सकता है कि दो अलग अलग बॉडी की हीट एनर्जी सेम हो, लेकिन उनका टेम्परेचर सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है।
बात समझ में आ रहा है। कन्वर्सली इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी इन टू डिफरेंट बॉडीज ऑफ द डिफरेंट मासेस मे बी नॉट इक्वल व्हाइल देयर टेम्परेचर मे बी सेम। हाँ, एक और चीज कह रहा है कि हो सकता है कि आपके पास दो बॉडीज हो, दोनों का टेम्परेचर सेम हो, ये भी 10 डिग्री सपोज 10 डिग्री सेल्सियस पे और ये भी 10 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन इन दोनों के अंदर बराबर हीट एनर्जी है, ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझिएगा, ये भी 10 डिग्री पर है, ये भी 10 डिग्री पर है। हो सकता है इसके अंदर 400 जूल एनर्जी हो और इसके अंदर 40 जूल एनर्जी हो, ऐसा कुछ। बात समझ में आ रहा है क्या? देखो, इसमें एनर्जी कम है, इसमें एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम इन दोनों को आपस में रखोगे चिपका के तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। हीट तब ट्रांसफ़र होता है जब टेम्परेचर अलग अलग हो। यहाँ पे टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफ़र, ये मत सोचना कि सर इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसके पास कम एनर्जी है, तो क्या हीट एनर्जी इसमें जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हीट एनर्जी तब जाती है जब दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो। जिसका टेम्परेचर कम होता है उसमें ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो है अपनी एनर्जी भेजता है। बात समझ में आ रही है क्या? थर्ड देखिए, द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अभी मैं आपको यही बता रहा था कि जो हीट एनर्जी का फ्लो है वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि उनके अंदर कितनी एनर्जी है, वो डिपेंड करता है कि दोनों का टेम्परेचर कितना है। ठीक है ना? देखो, द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन देम बट अपॉन देयर टेम्परेचर, बल्कि वो उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है ना? अच्छा, फोर्थ पे आते हैं। द फॉल इन द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी मे नॉट बी इक्वल टू राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड बॉडी, but the amount of a heat energy received by a cold body will always be equal to the amount of a heat energy given out by the hot body provided no amount heat energy। ये समझाता हूँ क्या है। देखो तुम्हारे पास एक बॉडी है ऐसे, और इसी के बगल में ना एक दूसरी बॉडी है ऐसे करके रखी हुई है। बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसे करके ये बड़ी वाली बॉडी है बिग और ये स्मॉल, ठीक है ना? समझना। लेकिन ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। दिख रहा है कि नहीं? इसका टेम्परेचर थोड़ा सा, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है ना, थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है ना, ज़्यादा मोर, इसका टेम्परेचर लेस कम है, ठीक है। जब ये इसको आपस में रखेंगे तो आप जानते हैं कि ज़्यादा वाले से टेम्परेचर कम वाले में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, तो टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो रहा है। हो सकता है कि जिस स्पीड से ये ठंडा हो, जब ये अपना टेम्परेचर इसको देगा, बात समझो, जब ये टेम्परेचर इसको देगा तो ये ठंडा हो जाएगा और इसका टेम्परेचर ये बढ़ेगा तो ये हल्का हल्का गर्म हो रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि जिस स्पीड से छोटा वाला जिस स्पीड से ठंडा हो रहा हो जिस स्पीड से, बड़ा वाला उसी स्पीड से गर्म नहीं हो रहा हो। तुमने देखा एनर्जी तो दिया बट ये बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है। इसके पे इसको छू भी नहीं सकते थे, टच करने पे ये बहुत गर्म फील हो रहा था, बट इसको इसके साथ टच करने पे हमने देखा कि बहुत जल्दी ये ठंडा हो रहा है, लेकिन उसी स्पीड से ये गर्म नहीं हो रहा है, उसी स्पीड से गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस बॉडी कितनी बड़ी है। अगर दोनों बॉडी सेम होती ना, बिल्कुल सेम होती है, अगर ऐसा होता कि बिल्कुल सेम बॉडी है, उस कंडीशन में जिस स्पीड से ये ठंडा होता उसी स्पीड से ये गर्म भी हो रहा होता। लेकिन जब एक बॉडी जो गर्म कर जो एनर्जी दे रही है वो छोटी है, जो एनर्जी ले रही है वो बड़ी है, जो एनर्जी ले रही है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जो एनर्जी दे रही है उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है, लेकिन बच्चों जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना वो एकदम बराबर, मतलब जितना इसने दिया उतना ही इसने लिया। ऐसा नहीं है कि ये कम दे रहा है।
हाँ, एक और कंडीशन है कि उस मतलब इसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे इसकी एनर्जी कहीं और मत जाए। ऐसा नहीं कि हाँ हवा में भी जा रही है, ऐसे जा रही है, ये सब तुमको रोक के रखना है। मतलब एक ऐसी कंडीशन देना है जहाँ पर ये छोटे वाले बॉडी से सारी एनर्जी सिर्फ बड़े वाले में जाए, कहीं और एयर में कहीं पे भी एटमॉस्फेयर में ना जाए। समझ में आ रहा है? ऐसी कंडीशन में देखेंगे कि जितनी एनर्जी इसने लिया उतनी सारी की सारी एनर्जी इसने ले लिया। हो सकता है टेम्परेचर उतनी तेज़ ना बढ़े, वो अलग बात है। बात समझ में आया? यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। द फॉल इन द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी मे नॉट बी इक्वल टू राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड बॉडी, बट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय द कोल्ड बॉडी विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन आउट बाय द हॉट बॉडी। बात समझ में आ रहा है? प्रोवाइडेड नो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्लोज आउट इनटू एटमॉस्फेयर और द सराउंडिंग मीडियम इन द प्रोसेस। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक देखते हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विल गो ऑन राइजिंग विद द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी एज लॉन्ग एज स्टेट ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज। कह रहा कि अगर किसी बॉडी का स्टेट चेंज ना हो, अगर बॉडी सॉलिड है तो सॉलिड रहे, लिक्विड है तो लिक्विड रहे, या फिर गैसियस है तो गैसियस फॉर्म में रहे, तो जब तक आप उसको एनर्जी दोगे, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। ये बता रखा है मैंने आपको कि अगर कोई बॉडी है, अगर उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो जितनी ज़्यादा उसको एनर्जी आप देते रहोगे उतनी ही उसकी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होती जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आया? तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, करीब आधे घंटे की। इसको ध्यान से, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक है एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है ना? थैंक यू।